सबसे बड़ा फ़ियर जो होता है एक न्यू मॉम का डॉक्टर वो होता है कि जब वो अपने बच्चे को पहली बार उठाती है, तो वो उसको नहलाएगी कैसे? क्योंकि बच्चा इतना सेंसिटिव होता है एंड आपकी दुनिया में एक नई चीज़ आई है और मेरे ख़्याल से उनका वो जो फ़ियर होता है वो हर मंथ चेंज होता है। जब बच्चा 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, थोड़ा हिलेगा, तो वो फ़ियर अलग-अलग तरह के शेप्स भी ले लेते हैं कई-कई बार। सो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी मेरी सारी न्यू मॉम्स के लिए कि बच्चे को किस तरह से नहलाया जाए? उसकी पोज़ीशन क्या होनी चाहिए और पर मंथ हम उसमें क्या-क्या थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं? देखिए, बच्चे का नवजात जो बच्चा एकदम न्यूबॉर्न बेबी घर पे आया है, उसको शुरू में पानी डाल के नहीं नहलाना चाहिए। जब तक उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, सूख के गिर नहीं जाती, तब तक उसको हम नहलाते ऐसे जिस पानी डाल के नहीं नहलाते, तब तक स्पॉन्ज बाथ करना चाहिए। हल्का ल्यूकवार्म वाटर लेके मतलब हल्का गुनगुना गर्म पानी आप पहले टच करके देख लो कि आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। उसके बाद उसमें सूती कपड़ा मतलब कॉटन कपड़े को भिंगा के और उसको निचोड़ के अच्छे से बॉडी को पोंछना चाहिए, ताकि बच्चे की क्लीनिंग हो जाए। नहाने का पर्पज़ क्या है? कि हमें बच्चे को क्लीन करना है। तो क्लीनिंग करें और उसमें भी अच्छे से हल्के से जेंटल वे से क्लीन करें। उसमें ज़्यादा रगड़ के घिस के बच्चे की स्किन को साफ ना करें, क्योंकि ऐसे भी बच्चे को ज़्यादा मैल लगती नहीं है। सिर्फ हुँ, पॉटी सुसु होता है, वहाँ पर सफाई कर लो। और जो हिडन एरियाज में सफाई करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि अंडर द नेक, बैक ऑफ द नेक, आर्म पिट्स, ग्रॉइन, नेवल, वो सब एरिया में सफाई करना है सिंपल कपड़े से। तो इन तरह से सफाई करना जरूरी है। शुरू में 7 से 10 दिन लगता है नाभि की नाल को गिरने में, कभी-कभी 2 वीक्स भी लगता है। तब तक आप पानी डाल के नहीं नहलाएँ, क्योंकि वो पानी नाभि की नाल पे लगेगी तो नाभि की नाल सूखेगी नहीं, और सूखेगी नहीं तो वो गिरेगी नहीं, तो देरी हो जाएगी। तो इसलिए शुरू के 10 दिन तक बच्चों को जनरली हम बोलते हैं कि स्पॉन्ज बाथ करिए। उसके बाद आप बच्चे को डेली भी नहला सकते हो, अगर गर्मी का मौसम है तो डेली नहला सकते हो, गुनगुने गर्म पानी से नहलाना चाहिए। 5 से 10 मिनट, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं नहलाना चाहिए, नहीं तो बच्चे की स्किन जो है उसकी मॉइस्चर ये हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा बच्चे को नहीं नहलाना होता है। गर्मियों के दिन में बच्चों को नहलाने से पहले मसाज करें और सर्दियों के दिन में बच्चे को नहलाने के बाद मसाज करें। ये जो है इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस है, पीडियाट्रिशियन की जो बॉडी है, ये गाइडलाइन है कि गर्मियों के दिन में बच्चे को मसाज करके फिर नहलाएँ, ताकि वो जो ऑयल बच्चे की स्किन में लगा ना रहे, और सर्दियों के दिन में नहलाने के बाद मसाज करें, तो वो हीट उसमें प्रिज़र्व होती है। तो इस तरह से अगर मसाज करते हैं नहलाने के बाद तो ठीक रहेगा सर्दियों में। और नहलाने के बारे बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जो एडल्ट वाले सोप आते हैं, उससे बच्चों को नहीं नहलाना। बच्चों को नहलाने के लिए एक सिंडेड बार्स आते हैं, तो वो बार्स जो होते हैं वो पीएच बैलेंस्ड होते हैं। उसके अंदर पीएच जो है 5.5 से कम होता है। तो उससे वो बच्चे की जो स्किन की मॉइस्चर है, जो स्किन की ऑयल है, वो लॉस्ट नहीं होती, स्किन जो हेल्दी रहता है। कई बार क्या करते हैं लोग, जो एडल्ट वाले साबुन है उससे बच्चे को घिस के नहलाते हैं। साबुन जो है अल्कलाइन होता है, उसका पीएच 5.5 से ज़्यादा होता है, तो वो स्किन को डैमेज कर सकता है। और एक चीज़ है कि नहलाने के बाद लोग पाउडर लगा देते हैं, तो पाउडर नहीं लगाना चाहिए छोटे बच्चों को, क्योंकि पाउडर्स एक तो वो टैल्क से बना होता है, तो टैल्क वाले पाउडर बच्चे अगर इन्हेल करते हैं तो लंग्स में प्रॉब्लम होगी, और स्किन को भी वो स्किन के पोर्स को ब्लॉक करके फिर इसमें रैश क्रिएट करता है। तो पाउडर बच्चों को नहीं लगाना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। तो हम कम कॉस्मेटिक्स की तरफ जाएँगे और ज़्यादा हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँगे। डॉक्टर एक और क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि क्या मेरे बच्चे को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है बिकॉज़ कम्युनिकेशन का कोई मोड नहीं हो रहा अदर देन द जो उनका नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज है। सो इस केस में कैसे पेरेंट्स को पता चलेगा? मतलब वो क्या बेसिक चीज़ें जिससे वो ये टेस्ट कर सकें कि हमारा बच्चा देख पा रहा है या सुन पा रहा है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुनाई देती है आवाज़, बट शुरू-शुरू में सिर्फ़ वो नॉइज़ को परसीव करते हैं। तो जैसे छोटा बच्चा है, अगर ज़ोर से नॉइज़ है, लाउड नॉइज़ है, तो स्टार्टर करता है ऐसे, चौंक जाता है। तो उतना उसको शुरू में ही समझ में आता है, 1-2 महीने के बच्चे को आता है। और जैसे ही बच्चा 4-6 महीने का होता है तो उनको वॉइस रिकॉग्नाइज़ हो जाती है कि ये मेरे मदर की या मेरे पेरेंट्स की या मेरे फैमिली रिलेटिव्स की आवाज़ आ रही है। और धीरे-धीरे जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो वो उस वर्ड्स की मीनिंग को पिक करना शुरू करता है। जनरली 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको एक-एक वर्ड का मीनिंग पता चलता है। जैसे माँ या मम्मा या मॉम जो वर्ड है, अम्मी, तो ये माँ के लिए है, इस पर्सन के लिए है, और फादर के लिए अप्पा, डैडी, डाडा, जो भी वर्ड है वो उस वर्ड का मीनिंग 1 साल तक समझते हैं। सुनते तो पहले ही, जन्म से ही बच्चा सुनता है, यहाँ तक कि ये भी रिसर्च है कि इन द वूम मतलब माँ के गर्भ में भी बच्चे को आवाज़ आती है, आवाज़ सुनता है, बट उसको समझने में टाइम लगता है। हियरिंग का हो गया। और देखने का ये है कि शुरू में बच्चे की जो विज़न है बहुत ब्लरी होती है, फेस उनको दिखता है बट वो क्लियर नहीं दिखता है, एक घिसे हुए ग्लास जैसा दिखता है। और जब 2 महीने के हो जाते हैं बच्चे तो उनको फिर फेस देखना शुरू हो जाता है। तो 2 महीने पे एक माइलस्टोन आती है सोशल स्माइल, जैसे कि आप कभी रास्ते में चलते हो किसी को देख लिया तो आप स्माइल करते हो, जस्ट लाइक अ सोशल जेस्चर। तो वो बच्चे जब 2 महीने के हो जाते हैं तो आप उनको देख के अगर स्माइल करोगे तो वो भी स्माइल बैक करते हैं, क्योंकि उनको फेस दिखता है, तो वो ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज़ वहाँ पर कर लेते हैं, और रिकॉग्नाइज़ करने के बाद वो तुरंत स्माइल करते हैं उसके ऊपर। और जब बच्चा 6 महीने 7 महीने का हो जाता है, 7 महीने के बाद बच्चे को
फेस दिखना इतना क्लियरली समझ में आने लगता है कि ये लोग मेरे घर के लोग हैं, प्राइमरी केयर गिवर जिसको बोलते हैं, कि जिनको वो रोज़ देख रहे हैं। मम्मी, पापा, दादा-दादी जो भी उसके घर में रहते हैं या फिर जो मेड रोज़ आती है, तो उनको वो पहचान लेता है कि ये मेरे अपने लोग हैं और उनसे वो नहीं डरता है। और 7 महीने के बाद जैसे ही वो स्ट्रेंजर के पास अपने आप को देखता है तो रोने लगता है, और उसको स्ट्रेंजर एंग्जायटी बोलते हैं। मतलब जो नए लोगों को जब देखता है तो डरता है, उनसे भागता है। हुँ। तो वहाँ पर उनकी वो विज़न के साथ वो मैच्योरिटी आ जाती है कि ये लोग अननोन हैं और ये लोग नोन लोग हैं। तो ये इस तरह से विज़न धीरे-धीरे डेवलप होता है। डॉक्टर क्योंकि हमने बात करी बेबी फ़ॉर्मूला की भी करी है, काउ मिल्क की भी करी है, बट इस इन सब के अलावा भी कोई सप्लीमेंट हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं 0 टू 6 मंथ्स के एज ब्रैकेट में? तो जो सप्लीमेंट्स है उसमें अगर टर्म बेबी है, जो बच्चा डेट के मतलब नहीं नॉर्मल डेट पे हुआ है, तो उनको ज़्यादा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जन्म से लेके 1 साल तक विटामिन डी बच्चों को सप्लीमेंट देना चाहिए, और उसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी देना चाहिए। और ये इसलिए देते हैं कि मदर्स मिल्क में सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया न्यूट्रिशन सब चीज़ें होती हैं, कैलोरी भी मिल जाती है, प्रोटीन भी मिल जाती है, बट विटामिन डी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होती है। तो वो जन्म से लेके 1 साल तक हर मदर को विटामिन डी बच्चे को देना ज़रूरी है, और उसकी जो यूनिट है 400 यूनिट देना है। तो कई सारी ड्रॉप्स आती हैं जिसके अंदर 1 एमएल के अंदर 400 यूनिट होता है, वो देना है, 1 एमएल डेली टिल 1 ईयर ऑफ एज। और अगर मान लीजिए कि आप 800 इंटरनेशनल ड्रॉप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको 0.5 एमएल देना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 एमएल के अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी रहेगी। तो वो सप्लीमेंट जो हेल्दी बच्चे हैं, जो टर्म बेबीज़ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको सिर्फ विटामिन डी की ज़रूरत है। और जो बच्चे प्रीटर्म होते हैं उनको जन्म के बाद कई बार हमको आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी ये सब देना पड़ता है, और कई बार उसमें और भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रीटर्म में भी बहुत बच्चे जो हैं जो नियर टर्म होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रीटर्म होते हैं, तो जिनकी जैसी प्रॉब्लम होती है प्रीटर्म बेबी को एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और 6 महीने के बाद हमको आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए सारे बेबीज़ को। ये 6 महीने के बाद बच्चों की जो आयरन स्टोर माँ से उनको मिला होता है जन्म के टाइम पे, वो खत्म हो जाता है, और उस टाइम पे हमें जब सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि आयरन रिच सेमी सॉलिड फूड खिलाएं, और बच्चे को अगर एडिशनली आयरन सप्लीमेंट देना है तो डॉक्टर से डिस्कस करके वो आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आयरन हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की डिफिशियंसी से बच्चों की भूख लगना कम हो जाती है। अगर बच्चे को आयरन डिफिशियंसी है तो बच्चे को भूख ठीक से नहीं लगेगी। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी आयरन बहुत ज़रूरी है। तो आयरन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी 1 साल तक देना है। इसके अलावा और मल्टीविटामिन्स वगैरह कोई मस्ट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस सिचुएशन डॉक्टर्स लिखते हैं, और उसके हिसाब से लेना चाहिए डॉक्टर से डिस्कस करके। डॉक्टर ये तो बात हुई टर्म बेबीज़ की, आपने एक टर्म यूज़ किया प्री टर्म। सो प्री टर्म बेबीज़ की जो बेबी केयर होगा, जो उनका पोर्शन होगा, वो टर्म बेबीज़ से तो ऑफ कोर्स अलग ही रहेगा। सो उसके बारे में आप कुछ बताएँगे हमें? देखिए, प्रीटर्म बेबी का मतलब होता है कि 37 वीक्स जो बच्चे की गर्भ में है, उससे पहले अगर बच्चे का बर्थ हो जाए, चाहे कुछ भी उसका कारण रहा हो। ट्विन प्रेगनेंसीज़ में कई बार होता है, या फिर कई बार लीकेज हो जाती है, वहाँ पर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। तो इसकी वजह से कई बार जल्दी डिलीवरी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को मैच्योर होने का टाइम नहीं मिलता। जो हर ऑर्गन है, ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, उनको जो लास्ट मैच्योरिटी वाले फेज़ का मदर के वूम्ब में, उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये बच्चे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इनको कोल्ड लगने की ज़्यादा मतलब ठंड लगने की ज़्यादा चांसेस होती है, हाइपोथर्मिया होने का चांसेस होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। कई बार इनकी लंग्स मैच्योर नहीं होती, तो शुरू-शुरू में ऑक्सीजन लगा के लंग्स को सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार इनको जॉन्डिस ज़्यादा होती है, कई बार इनकी इम्यूनिटी वीक होने से इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ये बच्चे जो हैं, इनके सिचुएशन में आपको पीडियाट्रिशियन की मदद से या न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से बहुत कस्टमाइज्ड केयर देना ज़रूरी होता है। इन बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हर बच्चे को हर तरह की नहीं होगी, किसी की ब्रेन की मैच्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, कहीं लंग्स की मैच्योरिटी जैसे मैंने बताया अगर ठीक से नहीं हुआ तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, कभी जॉन्डिस ज़्यादा होता है, और फीडिंग में भी इनकी न्यूट्रिशन थोड़ा अलग होता है। ऐसे तो माँ का दूध उसमें भी प्रीटर्म बेबी में भी देखो नेचर ने इतना अच्छा डिज़ाइन किया कि अगर प्रीटर्म बेबी होगी तो मदर मिल्क उस तरह से चेंज हो जाता है कि प्रीटर्म बेबी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। फिर भी इनको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सप्लीमेंटेशंस में एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है, और वो प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से देना चाहिए। ओवरऑल इनको ठंड से और इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ससेप्टिबल होते हैं। डॉक्टर बच्चों में जॉन्डिस बहुत कॉमन है 0 टू 6 मंथ्स कैटेगरी में अगर हम देखें तो, और जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको धूप को भी एक्सपोज़ करते हैं, बहुत बार सन को भी एक्सपोज़ करते हैं। सो क्या ये रेमेडियल मेजर सही है बच्चों के लिए? देखिए, जो जॉन्डिस है, न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस काफ़ी कॉमन चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है, उसमें एक जो जॉन्डिस होता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, जो लिवर मैच्योर नहीं होने की वजह से थोड़ा-सा होता है जॉन्डिस। तो वो जो जॉन्डिस है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है,
और एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो एक लेवल से ज़्यादा होता है, जिसमें ये रिस्क होता है कि जो जॉन्डिस का पार्टिकल है बिलीरुबिन, वो ब्रेन में अंदर जाके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। बट ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ये बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे की वेट के ऊपर, एज के ऊपर डिपेंड करता है, और लेवल कितनी जॉन्डिस की लेवल है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली जब भी बच्चे को पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो, बच्चे की बॉडी जो पीली लग रही है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से जाके कंसल्ट करें और वो बिलीरुबिन लेवल चेक करवाएं कितना है। और जनरली हम उसको एक असेसमेंट भी करते हैं कि बच्चे के फोरहेड पे लिमिटेड है या फेस पे आया है, चेस्ट पे आया है, उसके पेट पे दिख रहा है या थाई पे दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है जॉन्डिस, उसके ऊपर भी एक सीवियरिटी की ग्रेडिंग होती है। बट वो एक रफ एस्टिमेट है, वो पूरा परफेक्ट आपको नहीं देगा। तो इस हिसाब से जॉन्डिस जो है वो डॉक्टर से ट्रीट कराना चाहिए, उसकी लेवल के मेजरमेंट के हिसाब से अगर जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर आपको फोटोथेरेपी देंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सनलाइट में यानी सन एक्सपोजर मतलब धूप में बच्चों को रखने से उनकी जॉन्डिस कम हो जाएगी, ये एक मिथ या कंसेप्शन मिसकंसेप्शन जो है ये भारत में बहुत ज़्यादा है कि लोग मानते हैं कि सूरज की रोशनी में दिखाएंगे तो जॉन्डिस कम हो जाएगी। ये बिल्कुल ही गलत है और इससे बहुत नुकसान होने के चांसेस है। एक तो वो जो जॉन्डिस है कभी भी सनलाइट से कम नहीं होगा, वो जो बिलिरुबिन पार्टिकल है वो सनलाइट की रेज से नहीं टूटता है, तो उसको अल्ट्रावायलेट रेज में रख के हमें फोटोथेरेपी की लाइट में रख के ही ठीक करना होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है सनलाइट में अगर छोटे बच्चों को रखोगे तो उसमें वहाँ पर खुली हवा में रखोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है, प्लस सनबर्न होने के भी चांस है। गर्मी में रखोगे तो सनबर्न भी हो सकता है, रैशेज आ सकते हैं। तो उस तरह से सनलाइट दिखा के जॉन्डिस ठीक नहीं कर सकते। एकदम इसके बारे में क्लैरिटी है, इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कभी भी अगर बच्चे को जॉन्डिस हो तो आप ज़रूर डॉक्टर की हेल्प लें, बिलिरुबिन को मेज़र करें और उस हिसाब से ट्रीटमेंट अगर ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट की जाएगी। ट्रीटमेंट कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ फोटोथेरेपी लाइट में रखना होता है, कोई इंजेक्शन, कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फोटोथेरेपी में रखने से वो लाइट की वजह से बिलिरुबिन टूट जाता है और बॉडी की किडनी से निकल जाता है। तो बॉडी से निकल जाता है और क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सनलाइट में रख के जॉन्डिस को ठीक करने की नहीं ट्राई करनी चाहिए। हाँ, तो फिर सनलाइट में हम बच्चे को नहीं रखेंगे जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनसाइट था डॉक्टर, बिकॉज़ ये बहुत कॉमन चीज़ मैंने सुनी थी। एक नया टर्म है या कि पहले भी एग्ज़िस्ट करता होगा, टमी टाइम। सो टमी टाइम जो है डॉक्टर, इसको हम किस तरह से समझें, अगर हम एक नई माँ हैं तो? तो देखिए इसमें सबसे पहले ये है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको जो प्रेफर्ड पोजीशन है सुलाने का वो है उनके पीठ के बल सुलाना। जो नॉर्मल पोजीशन हम भी सोते हैं, सुपाइन पोजीशन में सुलाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को एक एसआईडीएस करके टर्म है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, वो नहीं होता है। बट कभी-कभी थोड़ी देर के लिए बच्चे को हम अपने सुपरविज़न में, मतलब हम बच्चे के सामने बैठे हैं और जो बच्चा मान लीजिए कि जनरली जब अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है तो दूसरे वीक से बच्चे को पेट के बल लिटा के थोड़ा-सा उनके सामने बैठ के उनको हम खिला सकते हैं। उससे होता ये है कि बच्चा जब पेट के बल लेटता है तो उसके जो हाथ है सामने आते हैं और उसके कंधे और शोल्डर्स, बैक की मसल्स मजबूत होती हैं। इसको आप मसाज के दौरान भी बच्चे को टमी टाइम पे थोड़ा-थोड़ा देर के लिए कर सकते हो। शुरू में 1 से 2 मिनट के लिए रखना है। दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे उस टमी टाइम की ड्यूरेशन को बढ़ाएँगे। इससे क्या होता है, गैस में भी बच्चों को मदद मिलती है, बच्चे को खेलने की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, उनकी विज़न भी इम्प्रूव होती है। वो बच्चा चारों तरफ सिर घुमा के देख सकता है। अगर आप टॉय रखोगे तो टॉय को सामने से देखेगा और उसकी नेक मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, तो नेक नेक होल्डिंग जो है डेवलपमेंट मसल्स में डेवलपमेंट होने की मदद मिलती है और खेलने से बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट में, ब्रेन की डेवलपमेंट में मदद मिलता है। तो टमी टाइम करना चाहिए, बट इसमें ध्यान ये रखना है कि टमी टाइम करते वक़्त बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है। पेट के बल बिठा के आपको सामने बैठना है, बच्चे के हाथ उसके सामने साइड में होने चाहिए और जनरली हम चेस्ट के नीचे एक छोटा कपड़ा उसको लगा देते हैं ताकि उसका सिर एकदम ज़मीन से ना लग जाए। तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो बच्चे की नेक स्ट्रॉन्ग होगी और मसल्स को डेवलप होने का मौका मिलता है। खेलने का भी एक तरीका है ये टमी टाइम देना। तो इस तरह से बच्चे को टमी टाइम देने से थोड़े-थोड़े फ़ायदे होते हैं। पार्ट ऑफ मसाज भी आप कर सकते हो। उस मसाज करते वक़्त ही जब हम पीठ पे मसाज कर रहे हैं तो बच्चे को थोड़ा-सा टमी टाइम दे दिया। इस तरह से करते-करते उसका ड्यूरेशन थोड़ा-थोड़ा बढ़ाना होता है। सो मैं कहूँगी एक छोटी-सी एक्टिविटी पर उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डॉक्टर संदीप गुप्ता, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस एपिसोड में, न्यू मॉम के लिए 0 टू 6 मंथ्स के बेबी की केयर हो, मसाज हो। तो आप इन सब चीज़ों को अगर कुछ लाइनों में समराइज़ करते, तो कैसे करते हमारी न्यू मॉम के लिए? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हम स्टार्टिंग से ही मैं बताता हूँ कि आपको सफाई का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा लोग आके बच्चे को हैंडल ना करें। जो घर के लोग हैं जिनको बच्चे के साथ रहना है, 2-4 लोग ही अगर बच्चे को हैंडल करें तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो और बच्चे को हैंड वॉश करें जब भी आपको बच्चे को छूना है या फिर अगर सैनिटाइज़र यूज़ करते तो भी चलेगा। ये करना ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दें।
मैंने अपने प्रैक्टिस में ये हमेशा ट्राई किया है कि मदर्स को मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे रखूँ और अगर किसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग पूरा नहीं पड़ता है, तो अगर हम फॉर्मूला मिल्क यूज़ करते हैं, तो पहले हर फीड में बच्चे को माँ का दूध दें, उसके बाद जो एडिशनल है वो फॉर्मूला मिल्क दें और धीरे-धीरे बच्चे को जब फीड करते रहेंगे तो माँ का दूध बनना शुरू हो जाता है, फिर हम फॉर्मूला मिल्क बंद कर देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, फीडिंग के रिगार्डिंग ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है। जो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जिसको मुझे बार-बार बताना पड़ता है कि अगर आप बच्चे का ध्यान रख रहे हो और माँ का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो फिर आपकी बात नहीं बनेगी। माँ का ध्यान भी रखना उतना ज़रूरी है, माँ का स्लीप, रेस्ट, हाइड्रेशन और उसको रिलैक्स फ़ील कराना, तभी माँ का दूध पूरा बनेगा और बच्चा हेल्दी रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैंडल किए। इसके बारे में हमने वो डिटेल्स वीडियो भी बनाए हैं चैनल पे, वो भी देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो न्यू मदर्स की जो कॉमन क्वेश्चन है, उनका आंसर उनको मिल गया होगा और आगे भी हम बहुत सारे न्यूबॉर्न टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरी नए मदर्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी हैं। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।